हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आपका जो 10 तारीख का जो एग्जाम है बायोलॉजी का, उसमें देखिए हमने लगभग आपको कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। हमने आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की भी वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के भी क्वेश्चन की वीडियो जो है प्रोवाइड कई सारी करा दी है। तो बेसिकली जो है आपका जो 5 अंक का क्वेश्चन है उसमें से खाली 5 अंक के 2 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पेपर में, जिसमें से एक तो है 5वीं यूनिट का। तो 5वीं यूनिट का जो क्वेश्चन है उसमें से 5 ही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक साथ, तो आप वहां से जाके वो वीडियो से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 से भी आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना है और यूनिट 4 से भी आपको इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जितने कि हम यहाँ पे आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इन 5 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आपको यहाँ से पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की यदि हम बात करते हैं तो देखिए विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें डीएनए के अणु अथवा जीन्स में निहित जो भी प्राकृतिक कमियां हैं उसका उन्मूलन तथा विशिष्ट जीन को स्वेच्छा से जीन तकनीक के द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुण सूत्रों में प्रतिरूपित करना ही अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। मुख्य रूप से कोई भी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कि डीएनए के अणु अथवा जीन्स में निहित जो भी प्राकृतिक कमियां होती है उनमें उन्मूलन या सुधार करके स्वेच्छापूर्वक उसको जीन तकनीक के माध्यम से परिवर्तित करके अच्छे गुणों में विकसित करना ही क्या कहलाता है, मुख्य रूप से अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। और देखिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी की यदि आधारशिला की हम बात करें तो सबसे पहले पाल वर्ग ने इसकी आधारशिला रखी थी, जिन्होंने SB40 नामक जीन में लेम्डा फेज की सहायता से जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की थी और इसी कारण इन्हें अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक कहा जाता है। आपको यहाँ पे मुख्य रूप से ये चीजें याद रखनी है कि जो पाल वर्ग हैं इनको अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका जनक कहा जाता है। देखिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रमुख उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो देखिए किसी भी जीव में यदि गड़बड़ी युक्त कोई भी जीन्स है तो उनमें अनुवांशिक पदार्थ अथवा जीन्स को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित करना। देखिए पहला प्रमुख उद्देश्य क्या है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का, कि किसी भी जीव में यदि गड़बड़ी युक्त कोई भी अनुवांशिक पदार्थ हैं अथवा जीन्स हैं उसको सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित करना, यह पहला उद्देश्य होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का। दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न वंशित गुणों के युक्त जीवाणु, जंतु अथवा पादपों को युक्त करना। देखिए विभिन्न वंशित गुणों से युक्त जीवाणु, जंतु एवं पादपों को उत्पन्न करना, यह भी अनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों के लिए डायग्नोस्टिक किट को तैयार करना। किसी भी पर्टिकुलर मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न रोग होते हैं उसके लिए डायग्नोस्टिक किट को तैयार करना, यह भी तीसरा प्रमुख उद्देश्य है किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अगला उद्देश्य क्या है कि जो गलत क्षारक क्रम है उसको सही क्षारक क्रम में करके होने वाले रोगों से निदान प्राप्त करना। तो मुख्य रूप से जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन होते हैं उसमें केवल एक ही क्षारक के प्रतिस्थापन द्वारा सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, इसे अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा ठीक किया जा सकता है। देखिए जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है यह मनुष्य में हीमोग्लोबिन के क्रम के बिगड़ने के कारण होता है। उसमें यदि क्षारकों का एक क्रम भी बिगड़ जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर का तो उससे सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा सही किया जा सकता है। तो यह भी प्रमुख उद्देश्य होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का। अगला उद्देश्य क्या है कि रोग एवं कीट प्रतिरोधी फसलों के किस्म को उत्पन्न करना, यह अनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगला उद्देश्य क्या है कि अनुवांशिक गुणों के रूप में या अनुवांशिक रूप से परिवर्तित भोज्य पदार्थों को भी विकसित करना। इसके अलावा अगला उद्देश्य क्या है कि अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों का विकास करना, ऐसे जीव जिनको जो कि अनुवांशिक रूप से परिवर्तित है यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक जीवों का विकास करना। अगला उद्देश्य है पालतू जानवरों एवं फसलों के किस्म को उत्पन्न करना, यह भी अनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो इतने सारे अनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल तकनीक। स्टेम सेल तकनीक देखिए बेसिकली स्टेम कोशिका जो है एक
यदि स्टेम सेल तकनीक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो स्टेम कोशिका की बात करना है। तो देखिए जो स्टेम कोशिका होती है यह एक प्रकार की अविभाजित आनुवांशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर अपने ही जैसी प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है। यानी आपको सबसे पहले तो यह याद रखना है कि यह एक अविभाजित आनुवांशिक कोशिका होती है स्टेम सेल, जो कि विभाजित होकर के अपने ही समान कई सारी प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है। इसके अलावा देखिए विभाजित होकर ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं तथा विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है तथा ऊतकों की मरम्मत का कार्य भी करती हैं। स्टेम कोशिका से आपको कई सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो यह कि ये ऊतकों की मरम्मत करने का भी कार्य करती हैं और इसके अलावा ये विभाजित होकर के यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं तथा विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाएं बनाने में भी सक्षम होती है। तो आपको इतनी सारी चीजें जो है मुख्य रूप से याद रखनी है तथा ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए आप स्टेम कोशिकाओं का चित्र भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टेम सेल है, इसमें रेप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं जो है बन रही है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड इनटू मैनी सेल टाइप्स, यानी कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका का भी निर्माण हो रहा है, पेशी कोशिका का भी निर्माण हो रहा है, हृदय कोशिकाओं का भी निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जो स्टेम सेल होती है ये कई प्रकार की कोशिकाओं को विभाजित करके या हम कह सकते हैं कई प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो देखिए जैसे अस्थि मज्जा एवं पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाएं जो है ऊतकों के नवीकरण तथा मरम्मत करती रहती हैं और अग्नाशय एवं हृदय में ये कोशिकाएं विशिष्ट परिस्थितियों में ही विभाजित होती हैं। यदि हम बात करते हैं किसी भी अग्नाशय में या हृदय में तो हृदय कोशिकाओं में या अग्नाशय की कोशिकाओं में ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही विभाजित होती है। और यदि हम बात करें स्टेम सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो एक रशियन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने। इन्होंने सबसे पहले स्टेम सेल शब्द का प्रयोग किया। देखिए स्टेम सेल जो तकनीक है इसकी उपयोगिता भी कभी कभी पेपर में पूछी जाती है। तो देखिए स्टेम सेल की उपयोगिता क्या क्या है। पहला क्या है कि नष्ट हुए ऊतक जैसे कि बाल, दांत, रेटिना कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट यहाँ पे, तो इनकी जगह में चेंज कर करके इनकी जगह में नष्ट हुए ऊतकों की जगह में नए ऊतकों को मरम्मत किया जा सकता है। दूसरा कि मधुमेह के उपचार में सहायक, स्टेम सेल तकनीक जो है इसका उपयोग मधुमेह रोग में भी सहायक होती है। तीसरा प्रमुख उपयोग क्या है स्टेम सेल का कि स्टेम सेल का उपयोग जो है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी होता है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है इनकी सभी सेलों में, जिस कारण से इसका उपयोग क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी किया जाता है। अगला प्रमुख उपयोग क्या है कि शरीर में अन्य नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो स्टेम सेल होती है यह कई प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेम सेल तकनीक की उपयोगिता है ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग। देखिए जीन क्लोनिंग क्या है, इसके प्रमुख क्या क्या उपयोगिता होती है ये भी आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए जीन क्लोनिंग की यदि हम बात करते हैं तो एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की जो विधि है ये जीन क्लोनिंग कहलाती है और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के किसी भी खास जीन को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की सहायता से काट करके अलग किया जाता है तथा इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंड को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है और डीएनए की प्रतिकृति जो है तैयार की जाती है। जीन क्लोनिंग का शाब्दिक मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है कई सारी प्रतिकृतियां जो है उसी की, यानी कोई भी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे जीन क्लोनिंग है तो जीन की प्रतिकृति या कापियां, तो जीन क्लोनिंग का मतलब है कि एक विशिष्ट जीन के कई सारी प्रतिकृति जीन या उसकी कई सारी प्रतिकृति क्लोन को तैयार करने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि जीन क्लोनिंग के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर जो जीव है उसको जो है उसके जीन को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से काट करके अलग कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी डीएनए खंड होते हैं उसको शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है और डीएनए की कई सारी प्रतिकृतियां जो है तैयार कर ली जाती है। जीन क्लोनिंग की देखिए उपयोगिता क्या क्या है। तो पहली उपयोगिता क्या है कि इसके द्वारा आनुवांशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है।
तीसरी उपयोगिता क्या है कि इस तकनीक के द्वारा कई दवाइयों का भी संश्लेषण किया जा सकता है। कई नई नई दवाइयों को आविष्कार इसके द्वारा, या हम कह सकते हैं कई नई दवाइयों का संश्लेषण भी इसके थ्रू किया जा सकता है। अगला है कि इसका उपयोग सूजननकी यानी कि यूजेनिक्स में भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्या है कि उपयोगी जंतुओं को पैदा करने में, और मुख्य रूप से जो दूध प्रोटीन देने वाले जंतु होते हैं इनको पैदा करने में भी जो जीन क्लोनिंग है इसकी उपयोगिता अहम होती है। इसके बाद देखिए उच्च गुणों वाले जीनों को सरलता से प्राप्त करने में, तो जीन क्लोनिंग क्या है इसकी उपयोगिता भी साथ साथ आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोपायरेसी। देखिए बायोपायरेसी की यदि हम बात करें तो क्या होती है। देखिए आजकल बहुत से विश्व में ऐसी कंपनियां हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई है जो कि किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जो भी जैविक संसाधन हैं उन जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के क्या कर रही हैं, दोहन कर रही हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बायोपायरेसी होती है वो क्या होती है, मुख्य रूप से कि बहुत से ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठन हैं जो कि बिना किसी देश विशेष में रह रही हैं और बिना किसी जैविक संसाधनों को बिना किसी अधिकार के क्या करती हैं, उसका दोहन करती हैं। तो इस प्रकार से बिना किसी अधिकार के हम कह सकते हैं मुख्य रूप से जो जैविक पदार्थ हैं उनका दोहन करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। और देखिए यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। बेसिकली यदि आप किसी भी जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन करते हैं तो यह तो एक अनाधिकृत उपयोग हो गया, क्योंकि इसका आपको ना तो अधिकार है और आप इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार का अनाधिकृत उपयोग होता है जैविक संसाधनों का। और इसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद में उपयोगी उत्पादकों को व्यापारिक स्तर पर तैयार करने में किया जाता है। और इसका जो उपयोग है कई सारे व्यापारिक स्तर पर उपयोगी उत्पादकों को तैयार करने में किया जाता है। देखिए अब चूंकि कंपनियां जो है मान लीजिए बिना किसी अधिकार के यदि जैविक संसाधनों को निरंतर दोहन करती हैं तो इसमें साफ सी बात है कि जो जैविक संसाधन है इनकी संख्या में कमी आएगी। इनकी संख्या में तो कमी आएगी ही, साथ ही साथ व्यापारिक स्तर पर ये कंपनियां क्या करती है, अधिक मुनाफा कमाती हैं और कई सारे संगठन में उत्पादकों को तैयार करती है। इसके अंतर्गत बेसिकली पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं आनुवांशिक पदार्थ आते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इनका व्यापारिक लाभ ले रही हैं और स्थानीय समुदाय को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। अतः इस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। अब ये बताइए कि यदि कोई भी कंपनियां बिना किसी अधिकार के यदि जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग करेंगी, इससे जाहिर सी बात है कि जैविक पदार्थों की संख्या में कमी आएगी। और जैविक पदार्थों की यदि संख्या में कमी आएगी और इसका जब पूरा का पूरा लाभ जो जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले जो अनाधिकृत कंपनियां हैं वो यदि इसका पूरा लाभ लेगी तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोग जो है इसका लाभ किसी भी प्रकार से नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि इस बायोपायरेसी को कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे जैविक संसाधनों की कमी में जैविक संसाधनों में भी कमी आ जाएगी और निरंतर उनकी संख्या में गिरावट क्रमशः आती जाती है। तो इस प्रकार से बायोपायरेसी जो है पेपर के लिए वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए बायोपोटेंट की यदि हम बात करते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बायोपायरेसी और बायोपोटेंट। ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा आपका, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बायोपायरेसी और बायोपोटेंट दोनों आपसे 5 नंबर में पूछ ले, यानी 2.5 नंबर का बना के आपसे दोनों पूछ ले कि बायोपोटेंट और बायोपायरेसी को समझाइए। देखिए बायोपोटेंट क्या होता है कि आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है बायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, जिसके कारण खोजकर्ता को एवं उनके अनुसंधान कार्य का लाभ नहीं मिल पाता। इसे रोकने के लिए ही बायोपोटेंट जो है प्रारंभ किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि बायोपायरेसी के थ्रू कई सारी कंपनियां जो है अनाधिकृत जैविक संसाधनों का उपयोग करती है और अत्यधिक लाभ कमाती है। तो इस बायोपोटेंट के थ्रू ही इस बायोपायरेसी को कंट्रोल या नियंत्रित किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि बायोपायरेसी को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए ही बायोपोटेंट को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने एवं उनके उत्पादित सामग्री को उत्पादन, दोहन एवं उपयोग तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान किया जाता है। बायोपोटेंट बेसिकली एक प्रकार का अधिकार आपको प्रदान कराता है जिसके थ्रू कंपनियां जो है जैविक संसाधनों का यूज कर सकती हैं या इसके अलावा कोई भी संसाधन है उनका यूज कर सकती है। लेकिन एक अधिकार प्रदान करने के बाद तो कोई भी जो बायोपोटेंट है ये एक प्रकार का अधिकार जो है प्रदान कराता है जिसके कारण एक निश्चित समय तक ही कंपनियां लाभ दिला सकती है और उससे उत्पादित जो सामग्रियां हैं उसका दोहन
और उसका उपयोग तथा विक्रय संबंधी कार्य जो है कर सकती है। यह अधिकार जो है बायोपोटेंट प्रदान कराता है और इस अधिकार के थ्रू ही क्या किया जाता है, कई सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो अनाधिकृत भी बायोपोटेंट करा लेती है और अत्यधिक मात्रा में लाभ कमा लेती हैं। देखिए आजकल विभिन्न उत्पादों का उत्पादन जो है करने वाली बहुत सी कंपनियां जो है उनको उत्पादन एवं टेक्नोलॉजी तैयार करने का अधिकार दिया जाता है, जिसके द्वारा वे अपनी तकनीक एवं उपयोग का उपयोग करते हैं और ये कंपनियां बाजार में अपना प्रतिद्वंदी रोकने के लिए पोटेंट का सहारा लेती हैं। अब जैसे एक कंपनी ने पोटेंट करा लिया तो उसके साथ ही साथ वहां पे प्रतिद्वंदी यानी उसके स्थान पर वहां पे और कई सारे लोग भी पोटेंट करवा करके उसका अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए पोटेंट करवाते हैं और पोटेंट के कारण ही ये कंपनियां अत्यधिक लाभ कमा पाती हैं। और बहुत सी कंपनियां जो होती है वो तो अनाधिकृत बायोपोटेंट करा लेती है, यानी बिना किसी अधिकार के भी बायोपोटेंट करवा लेती हैं, जिसके कारण वे विकासशील देशों में इसकी अत्यधिक जो है हानि होती है और किसानों एवं स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपको बायोपायरेसी और बायोपोटेंट जो है अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे आपको देखना है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो यह जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होता है और यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। यदि प्लाज्मिड की हम बात करते हैं तो बेसिकली जीवाणुओं में ही पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होता है। बेसिकली यानी प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक अनुवांशिक पदार्थ की तरह ही कार्य करते हैं जो कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होते हैं और यह एक नॉर्मल गुणसूत्र की अपेक्षा जो है छोटे आकार के होते हैं। और देखिए इसकी खास बात क्या है कि इनमें स्वतः ही द्विगुणन करने की क्षमता पाई जाती है। यह प्रायः सभी जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मिड जो है बेसिकली बैक्टीरियाओं की कोशिका में यानी सेल में पाया जाता है और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्षमता पाई जाती है कि स्वयं द्वारा द्विगुणन करने की क्षमता, यानी द्विगुणन करने की क्षमता जो है इनके अंदर होती है। और जीवाणुओं के अतिरिक्त ये मुख्य रूप से यीस्ट यानी कवक तथा मटर के अपरिपक्व जो मूल कोशिकाएं होती है उनमें भी प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो आपको ये नहीं मानना है कि खाली बैक्टीरिया के अंदर ही प्लाज्मिड पाए जा सकते हैं, कुछ कवक यानी कि कुछ यीस्ट जैसे कवक और जो मटर के अपरिपक्व जो मूल कोशिकाएं होती है उनमें भी प्लाज्मिड पाए जाते हैं। यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए जैसे कि टीआई जो है एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है और यह टीआई प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। और प्लाज्मिड शब्द की यदि हम बात करें तो प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेडर वर्ग ने किया था, कब? 1952 में। यह भी आपको याद रखना, यहां पे आपको कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, तो आपको इन सबको यहां पे ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि टीआई जो होता है यह एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग याद रखना है कि सबसे पहले किसने दिया था। इसके अलावा जो प्लाज्मिड में स्वयं के पुनरावृत्ति तथा स्थानांतरण की क्षमता जो है पाई जाती है। अब यदि हम प्लाज्मिड के प्रकारों की बात करें तो देखिए प्लाज्मिड के प्रकार जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो कार्यों के आधार पर ही प्लाज्मिड को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला प्लाज्मिड का प्रकार होता है फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। कौन सा प्रकार है पहला? फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। यह प्लाज्मिड संयुग्मन के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्लाज्मिड का मुख्य काम क्या होता है? कंजुगेशन या संयुग्मन करना। तो पहला प्लाज्मिड कौन सा है? फर्टिलिटी एफ, या हम कह सकते हैं एफ प्लाज्मिड। दूसरा प्लाज्मिड है प्रतिरोधी प्लाज्मिड। प्रतिरोधी प्लाज्मिड की यदि हम बात करें तो यह ऐसा जीन होता है जो प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यदि कोई भी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है उसके विपरीत यानी उसके विरुद्ध यदि कोई प्रतिरोध उत्पन्न करता है तो ऐसे प्लाज्मिड को हम प्रतिरोधी प्लाज्मिड कहते हैं। इसके बाद है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड क्या होता है कि इसमें ऐसा जीन होता है जो प्रोटीन को कोड करता है, जो दूसरे बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। यानी मुख्य रूप से यह दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एक प्रकार का जीन होता है जो कि प्रोटीन को कोड करता है। तो तीसरा प्रकार कौन सा हो गया प्लाज्मिड का? कोल प्लाज्मिड। चौथा प्रकार है अपक्षयी, या इसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव प्लाज्मिड। देखिए डीजेनरेटिव प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो यह प्लाज्मिड जो है अवयवों के पाचन को रोकता है। किसके पाचन को रोकता है? अवयवों के पाचन को रोकता है। इसके बाद जो है आपको देखना है वायरुलेंस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का लास्ट प्रकार है वायरुलेंस प्लाज्मिड। यह जीवाणुओं को रोगकारक बना देता है। यह किसको? जीवाणुओं या बैक्टीरिया को रोगकारक बना देता है। तो मुख्य रूप से प्लाज्मिड जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं कार्यों के आधार पर।
तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के प्रकारों को भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और इसके पश्चात आखिरी में आपको देखना है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखिए यहां पे हम इसकी पूरी वीडियो तो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो पीसीआर जो अभिक्रिया होती है इसको हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको चैप्टर 11 में कराया है। तो चैप्टर 11 में जाकर के आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो पीसीआर यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है, पीसीआर विधि में जो आवश्यक उपकरण होते हैं इनके नाम आपको याद रखना है। तथा यह पीसीआर अभिक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। इसको हमने पूरा आपको विधिवत जो है चैप्टर 11 में पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया वहां पे करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको तैयार करना है। और यदि आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे हमने आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको हमने बताया है, तो आप इन क्वेश्चनों को यदि तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो आप अच्छा कर सकते हैं। और आपको जो यूनिट 4 और यूनिट 5 हमने 2 आपको 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लास्ट में वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट सेशन में आप पेपर के बाद बताइएगा जरूर कि आपने कितना स्कोर खड़ा किया और आपने कितना स्कोर जो है कितने नंबर का पेपर जो है हल करके आया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हमारे पढ़ाने से कितने नंबर का पेपर में आया था और कौन क्वेश्चन ऐसा था कि जो हमारे पढ़ाने का नहीं आया था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।